नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत अंधकारमय और निस्तब्ध बंदीगृह है। चारों ओर भयंकर शून्यता छाई है और एक ऐसा अजय राजा जिसके पराक्रम से कभी दिशाएं कांपती थी, आज वो अपना सब कुछ हाकर लोहे की भारी श्रृंखलाओं से बंधा पड़ा है। हाँ, और उसका संपूर्ण राज्य घोर निराशा में डूब चुका है। सेना का मनोबल भी पूरी तरह टूट चुका है। बिल्कुल। किंतु ठीक उसी क्षण, उसी अंधकार के बीच एक वफादार मंत्री की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय संकल्प की ज्वाला धधक उठती है। वो विलाप नहीं करता, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा लेता है जो इतिहास की धारा को मोड़ देगी। उसका संकल्प है कि वो किसी भी मूल्य पर अपने राजा को मुक्त कराएगा। अम, और ये कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। ये एक ऐसे महासंघर्ष का आरंभ था जिसने प्राचीन आर्यावर्त की राजनीति को पूर्णतः झकझोर कर रख दिया। हाँ, तो आज की हमारी ये कथा संस्कृत साहित्य के महान नाटककार महाकवि भास की दो अमर कृतियों प्रतिज्ञा योगंधरायणम और स्वप्नवासवदत्तम पर आधारित है। सर्वथा सत्य। और ये कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये कूटनीति, असीम प्रेम और एक ऐसे हृदय विदारक त्याग की महागाथा है जो सुनने वालों की आत्मा को झकझोर कर रख देगी। तो आज हम मिलकर राजा उदयन, रानी वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्ररायण के जीवन के उन पन्नों से गुजरेंगे जो मानवीय भावनाओं की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। हमारी कथा का केंद्र है वत्स राज्य। वहां के महान राजा हैं उदयन। और राजा उदयन केवल युद्ध भूमि में एक अजय योद्धा ही नहीं है, वे वीणा वादन में भी अद्वितीय हैं। हाँ, उनकी वीणा का नाम घोषवती था। कहते हैं जब वे वीणा के तारों को झंकृत करते थे तो हिंसक वन्य जीव भी शांत होकर संगीत सुनने लगते थे। परंतु नियति का चक्र अत्यंत निर्मम होता है। अवंती राज्य के शासक राजा प्रद्योत, जिन्हें महासेन भी कहा जाता था, उनसे राजा उदयन का भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम अकल्पनीय होता है। राजा उदयन की पराजय होती है और उन्हें बंदी बनाकर उज्जैनी के कारागार में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी कथा का वास्तविक संघर्ष आरंभ होता है। सच में यहाँ एक अत्यंत मार्मिक प्रश्न खड़ा होता है। क्या एक बंदी राजा का कोई भविष्य शेष रहता है? ये तो है। जब मुकुट छिन जाए, सेना तितर-बितर हो जाए, तो क्या कोई मार्ग बचता है? और यहीं प्रवेश होता है मंत्री योगंधरायण का। वो शतरंज के एक ऐसे खिलाड़ी के समान है जिसका राजा छिन गया है, किंतु फिर भी वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। क्या बात है! वो बची हुई सामान्य मोहरों से पूरी बाजी पलटने का अटल संकल्प लेता है। अद्भुत। और इसी अचूक रणनीति से जन्म होता है प्रथम कथा, प्रतिज्ञा योगंधरायणम का। हाँ, मंत्री योगंधरायण की वह प्रतिज्ञा केवल भावुकता नहीं थी। वो भली भांति जानता था कि उज्जैनी के अभेद्य दुर्ग पर सीधा सैन्य आक्रमण करना पूर्णता मूर्खता होगी। क्योंकि प्रद्योत की सेना अत्यंत विशाल है। बिल्कुल। इसलिए मार्ग अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अत्यंत गूढ़ गुप्तचरी और मनोवैज्ञानिक रणनीति से निकाला जाना था। तो फिर ये योजना फलीभूत कैसे हुई? मेरा अर्थ है, संकल्प तो ले लिया गया, लेकिन उस दुर्ग से एक बंदी राजा को निकाला कैसे जाए? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर बहुत ही कुतूहलवर्धक है। राजा उदयन की मुक्ति का मार्ग किसी अस्त्र से नहीं बल्कि उनकी वीणा घोषवती के तारों से खुलने वाला था। अरे, ये कैसे संभव है? अस्त्र से नहीं, वीणा से? हाँ, राजा प्रद्योत स्वयं एक चतुर शासक था। वह उदयन की वीणा कला से भली भांति परिचित था। वह एक ऐसा निर्णय लेता है जो प्रथम दृष्टया उसका अति आत्मविश्वास प्रतीत होता है। कैसा निर्णय? प्रद्योत आदेश देता है कि बंदी राजा उदयन उसकी पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा वादन की शिक्षा देगा। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ कि आपने अपने सबसे भयंकर शत्रु को अपने ही घर के भीतर का मार्ग दिखा दिया। शत्रु को ही अपनी पुत्री का संगीत गुरु बना देना। हाँ, यह प्रद्योत का अहंकार था। वह उदयन को मानसिक रूप से पराजित करना चाहता था। परंतु यहाँ मानवीय मनोविज्ञान की अत्यंत सूक्ष्म परतें खुलती हैं। गुरु और शिष्य के बीच संगीत के उन पाठों के दौरान केवल स्वरों का ज्ञान नहीं बांटा जा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। संगीत की लय के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन हो रहा था।
राजकुमारी वासवदत्ता उदयन के व्यक्तित्व और कला पर मुग्ध हो गई। और उदयन उस राजकुमारी की बुद्धिमत्ता पर अपना हृदय हार बैठा। कारागार की उन ठंडी दीवारों के बीच एक अत्यंत पवित्र और निश्चल प्रेम पल्लवित होने लगा। शत्रु राजा ने अनजाने में ही बंदी को उसकी मुक्ति की कुंजी सौंप दी थी। परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह केवल एक प्रेम कथा नहीं चल रही थी। हाँ, दूसरी ओर मंत्री योगेंद्रायण अपना जाल बिछा चुका था। वो भेष बदलकर उज्जैनी में प्रवेश कर चुका था। कभी एक विक्षिप्त व्यक्ति का रूप, तो कभी एक सन्यासी का भेष। बिल्कुल, और महल के भीतर गुप्त संदेश पहुंचने लगे थे। प्रत्येक क्षण एक भयंकर रहस्य से भरा हुआ था। प्रेम और कूटनीति अब एक ही दिशा में बह रहे थे। हम्म, योगेंद्रायण ने अत्यंत सूक्ष्मता से राजकुमारी वासवदत्ता और उदयन के प्रेम को अपनी वृहद योजना का केंद्र बिंदु बना लिया। उसने ये विचार किया कि अब केवल राजा को अकेले नहीं निकाला जा सकता, राजकुमारी को भी साथ ले जाना होगा। ये तो राजा प्रद्योत के अहंकार पर एक भयंकर प्रहार होने वाला था। और फिर आती है वो अत्यंत रोमांचक रात्रि, कूटनीति और साहस का अद्भुत मिश्रण। हाँ, महल के प्रहरियों को चकमा देकर, मृत्यु को सामने देखकर भी अत्यंत निर्भयता के साथ उदयन और वासवदत्ता उज्जैनी से भाग निकलते हैं। क्या दृश्य रहा होगा वो। और जब भोर होती है तो महाशक्तिशाली राजा प्रद्योत अपनी समस्त सेना के होते हुए भी स्वयं को पूर्णतः असहाय पाता है। उदयन और वासवदत्ता सुरक्षित वत्स राज्य पहुंच जाते हैं और उनका विवाह संपन्न होता है। योगेंद्रायण की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। यहाँ प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम का उद्देश्य पूरा होता है। उदयन पुनः वत्स राज्य के शक्तिशाली राजा बन जाते हैं। सब कुछ अत्यंत सुखद प्रतीत होता है, किंतु राजनीति का स्वरूप अत्यंत निर्मम होता है। हाँ, एक राज्य की सुरक्षा केवल भावनाओं के आधार पर सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उज्जैनी का भय अभी टला नहीं था और अन्य सीमांत शत्रु घात लगाए बैठे थे। तो अब नया संकट क्या था? योगेंद्रायण एक दूरदर्शी नीतिकार था। राज्य को अजेय बनाने के लिए मगध राज्य की राजकुमारी पद्मावती से गठबंधन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मगध उस समय एक उभरती हुई महाशक्ति था। बिल्कुल। योगेंद्रायण की राजनीतिक गणना ये थी कि यदि पद्मावती का विवाह राजा उदयन से हो जाए तो मगध की विशाल सेना वत्स राज्य की ढाल बन जाएगी। किंतु ये तो सर्वथा असंभव है। सबसे बड़ी बाधा तो स्वयं राजा उदयन का हृदय है। सत्य कहा। उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता से अगाध प्रेम करते हैं और किसी अन्य स्त्री से विवाह के विषय में विचार भी नहीं कर सकते। एक ओर राजा का कर्तव्य है और दूसरी ओर एक पति का असीम प्रेम। जब इन दोनों में टकराव होता है तो जो बलिदान जन्म लेता है वो इतिहास को रुला देता है। और इसी द्वंद्व से जन्म होता है उस अत्यंत कठोर निर्मम योजना का। योगेंद्रायण एक ऐसा निर्णय लेता है जो मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत अमानवीय प्रतीत होता है। उसने क्या किया? वो राजा को शिकार के लिए लावाणनक नामक ग्राम में भेजता है और जब राजा वहां होते हैं तो योगेंद्रायण पूरे राज्य में ये अफवाह फैला देता है कि शिविर में भयंकर आग लग गई है। अरे, और उस भीषण अग्नि में रानी वासवदत्ता जलकर भस्म हो गई। ये तो अत्यंत क्रूर है। हाँ, यही समाचार फैलाया गया। मैं यहाँ तीव्र विरोध दर्ज करना चाहूंगा। क्या राज्य की शक्ति के लिए किसी इंसान के प्रेम की इस निर्ममता से बलि चढ़ाना उचित है? क्या कूटनीति में संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता? ये पीड़ा सर्वथा स्वाभाविक है, परंतु राज्य व्यवस्था में राजा का शरीर केवल एक व्यक्ति का शरीर नहीं है, वह संपूर्ण प्रजा और राज्य का प्रतीक है। हाँ, ये भी सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि वासवदत्ता जीवित है और वह स्वयं स्वेच्छा से इस योजना का हिस्सा है। ये वासवदत्ता के चरित्र की महानता है। उसने अपने पति की दूसरी शादी होने दी। हाँ, और अत्यंत साधारण स्त्री का भेष बनाकर उसी पद्मावती के महल में दासी की भांति रहने लगी। जिस पद्मावती से उसके पति का विवाह होने वाला है, वासवदत्ता उसी के महल में एक परिचारिका के रूप में रहती है। ये तो संस्कृत साहित्य के सबसे मार्मिक त्यागों में से एक है। यह जीवित रहते हुए अपनी ही चिता पर लेटने के समान है। देह जीवित थी, लेकिन एक पत्नी के रूप में वासवदत्ता का अस्तित्व मिटा दिया गया था। परंतु क्या सच्चा प्रेम कभी भस्म हो सकता है? राजा उदयन का हृदय भीतर ही भीतर राख बन चुका है।
पद्मावती से विवाह के बाद भी वे वासवदत्ता की स्मृतियों से मुक्त नहीं हो पाते। महल के गलियारों में, उद्यान के पुष्पों में उन्हें केवल अपनी वासवदत्ता ही दिखाई देती है। और फिर एक रात वे वासवदत्ता को स्वप्न में देखते हैं। इसी भावुक घटना के कारण इस दूसरे भाग का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा। यह स्वप्न राजा की मानसिक स्थिति और उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। और सत्य तो ये था कि वासवदत्ता वास्तव में वहां उपस्थित थी, क्योंकि वो परिचारिका के रूप में उसी महल में थी। बिल्कुल। जब राजा निद्रा में वासवदत्ता का नाम पुकारते हैं और वासवदत्ता जो वहीं छुपकर ये सब देख रही होती है, अपने पति की ये दशा देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। एक पत्नी अपने सामने अपने पति को अपने ही वियोग में तड़पता हुआ देख रही है। हाँ, वो सांत्वना देना चाहती है, परंतु कठोर प्रतिज्ञा के कारण वो अपने होंठ सील कर खड़ी है। ये दृश्य अत्यंत कारुणिक है, परंतु सत्य को सदैव के लिए अंधकार में नहीं दबाया जा सकता। हम कथा के चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अंततः वो समय आता है जब मंत्री योगेंद्रायण संपूर्ण सत्य से पर्दा उठाता है। हाँ, शत्रु परास्त हो जाते हैं, वत्स राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। तब योगेंद्रायण राजा के समक्ष स्वीकार करता है कि वासवदत्ता जीवित है। और वासवदत्ता जीवित सामने आती है। वो क्षण अकल्पनीय रहा होगा। ये खुलने पर कोई द्वेष नहीं पनपता। हाँ। राजकुमारी पद्मावती का क्या हुआ? उसे क्रोध नहीं आया? नहीं, पद्मावती भी वासवदत्ता के त्याग के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। वह ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि वासवदत्ता को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करती है। अद्भुत। दोनों रानियां राजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगती हैं। इस महागाथा के प्रभाव को समेटते हुए ये स्पष्ट होता है कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जहां निष्ठा और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वही स्वप्न वासवदत्तम निस्वार्थ प्रेम और महाबलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। पूर्णतः सत्य। परंतु अंत में एक विचार अवश्य उठता है। सत्ता और शक्ति के शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अक्सर अपने सबसे प्रिय अंश की बलि देनी पड़ती है। क्या कर्तव्य की वेदी पर प्रेम की आहुति देना ही महानता की सच्ची कसौटी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो युगों युगों तक मानव जाति को विचार करने पर विवश करेगा। कर्तव्य और प्रेम का यह संघर्ष शाश्वत है। दोस्तों, अगर इस अद्भुत कहानी वासवदत्ता के त्याग और योगेंद्रायण की स्वामी भक्ति ने आपके हृदय को गहराई से छुआ हो, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे और लोगों तक साझा करें, अपने विचार टिप्पणी में अवश्य प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।